दी अर्थ न्यूज स्टूडियोज़ में, जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, एन इंटरेक्शन विद एन ऑथर, अ रिसर्चर एंड अ थॉरो जेंटलमैन जो बच्चों के लिए सोच रहा है, देश के भी और ग्लोब के भी। डॉक्टर रमेश कुमार जी मेरे साथ हैं, जिन्होंने पीएचडी की है, साइकोलॉजी में प्रैक्टिस की है, बच्चों के साथ एक प्यार का रिश्ता समझते हैं। उन्होंने एक बुक ऑथर की है जिसका नाम है हैप्पी स्कूल्स। ये खुद में एक बड़ा नोटिसेबल टॉपिक है जो मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि जब मेरी जर्नी शुरू होती है एक एजुकेशन के फील्ड में, जस्ट बिकॉज कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जहाँ एजुकेशन को एक प्रायोरिटी के तौर पे प्रैक्टिस किया जाता है, प्रोसेस में रहे, स्कूल्स चला रहे थे पिताजी माताजी, और हमारा परवरिश इसी सिस्टम में हुई, बड़ा असर होता है उसका। तो हैप्पी स्कूल को लेके मैं पर्सनली बड़ा इन्वॉल्व हूँ इस चीज़ को लेके, और मैंने भी किसी न किसी पॉइंट पे ब्रिंगिंग एजुकेशन बैक टू स्कूल, एजुकेशन ब्रिंग स्माइल्स के पर काम किया है। लर्निंग होती ही हैप्पी है। लर्निंग का मकसद ही है, ज्ञान ही तो लिबरेशन देता है। तो लर्निंग तो एक हैप्पीनेस है। जहाँ लर्निंग दी जा रही है, स्कूलों को बोला जाता है टेम्पल्स ऑफ लर्निंग इन इंडियन फिलोसफी। भारत की लर्निंग में टेम्पल्स बोला जाता है स्कूल्स को। दे आर नॉट कॉल्ड एज स्कूल्स, दे आर का गुरुकुलास, जहाँ ज्ञान देने वाले गुरु बैठते हैं और वहाँ रहते हैं। उनके साथ रहने से खुशी मिलती है, ज्ञान मिलता है, आनंद मिलता है। और इसी को मॉडर्न टाइम में एक्सप्लेन करने के लिए ये बुक सामने आई है, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने मोस्ट फेवरेट 10 बुक्स में टॉप पे रखा है फॉर एजुकेटर्स। और ये उन्होंने चुना है बाय चॉइस, बाय सीइंग द बुक्स एट देयर ओन लेवल। इसके लिए किसी ने एप्लीकेशन नहीं दिया। तो ये भारत के लिए भी गौरव की बात है। ये देश और समाज के लिए, भारत की सभ्यता के लिए गौरव की बात है कि जम्मू से, एक गांव से निकला हुआ इंसान, जो एक नॉर्मल अच्छे स्कूलिंग से निकला, जिसके बारे में हम भी बात करते हैं कि फ्यूचर भारत का स्कूलों से निकलेगा, कोचिंग और ट्यूशन से नहीं निकलेगा। जहाँ पे एक इमोशन के साथ बच्चे को ट्रीट किया जाएगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, और वहाँ से बच्चा जो आगे चल के देश और समाज में काम कर, उसका एक सबूत है कि डॉक्टर रमेश कुमार जी ने अपनी छोटी सी एज में एक बुक ऑथर की। मैं उसको दिखाना चाहूँगा, आप देखें, हैप्पी स्कूल्स। और जो भी पेरेंटिंग कर रहे हैं, जो नए नए पेरेंट बने हैं, जो मैरिज कर रहे हैं, जो स्कूल चला रहे हैं, जिनको ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों को हम एक अच्छी पेरेंटिंग दें, अच्छा स्कूल दें, अच्छी एजुकेशन दें, उसको एक अच्छा बचपन दें, यादगार बचपन दें, उस बुक को ज़रूर पढ़ें, देखें। और आगे चल के ये बुक जो है उनको एक एज अ मेमोरी साथ रहेगी कि इसकी कुछ रिकमेंडेशन, इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस को हमने फॉलो किया, और हमारा परिवार जो है वो उस भीड़ से बच गया, जो भीड़ स्ट्रेस की तरफ जाके फिर उसमें से बाहर निकलने के लिए पिल्स लेती है। तो मैं माइक हवाले करूँगा अपने डॉक्टर रमेश जी के भाई हैं, कि आप इस बुक के बारे में हमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें ऑडियंस को, ताकि आपकी जो बात है वो सीधे उन तक पहुँचे। रमेश जी। थैंक यू वेरी मच शिवांग सर। पहली बात तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आज मैं किसी एंकर के साथ नहीं बैठा हूँ, आज मैं एक एजुकेशनिस्ट के साथ बैठा हूँ, आज मैं भी एक रिसर्चर के साथ बैठा हूँ, आज मैं उस इंसान के साथ बैठा हूँ जो इंडियन नॉलेज सिस्टम का ज्ञाता भी है और उसका एक एडवोकेट भी है। और मैं उस इंसान के साथ बैठा हूँ कि जिसने इस किताब के आने से पहले मेरे साथ जो भी बातें हुई, कम से कम 10-20 बार तो हैप्पी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट मैंने ना किसी प्रिंसिपल से सुना, ना मैंने किसी ओनर ऑफ द स्कूल से सुना, बट आपके मुंह से सर ये सुना। मैं आज इस प्रोग्राम में ये एडमिट करना चाहता हूँ। दूसरा, जिस ब्यूटीफुली आपने ये चीज़ पिरो के लाई है, कॉन्टेक्स्ट बांधा है कि लर्निंग अनहैप्पी कैसे हो सकती है, या टेम्पल्स अनहैप्पी प्लेसेस कैसे हो सकते हैं। तो ये विडंबना क्यों हुई, ये चेंज क्यों हुई, बस उसी चीज़ को लेके आज मैं देख रहा था कि मैं अबाउट द बुक जब लिखना था, मैं उसका रिवाइज कर रहा था, तो मैंने ऐसे लिखा कि व्हाट इफ हैप्पीनेस इज द पर्पस ऑफ एजुकेशन। हम ये मान लें कि नीट, जेईई, पोजीशन ये पर्पस ही नहीं है। हम एजुकेट हो रहे हैं, हम लर्निंग के टेम्पल्स में आ रहे हैं बिकॉज हैप्पीनेस पर्पस है। तो जब हम री इमेजिन करते हैं एजुकेशन को कि एजुकेशन का पर्पस इकोनॉमी या एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उसका पर्पस हैप्पीनेस है, उसका पर्पस चरित्र निर्माण है, उसका पर्पस खुशी है, उसका पर्पस होलिस्टिक या सर्वांगीण विकास है। तो मुझे लगता है किताब वही कहती है
कि जो पर्पस ऑफ एजुकेशन जो कहीं ना कहीं विकृत हो गया है, जो कहीं ना कहीं मार्केट की फोर्सेस द्वारा कंट्रोल्ड किया गया है, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव हुए उनकी वजह से जो जो एक फोकस या प्रायोरिटी कम हुई है, उसी को बैक लाने की एक कोशिश है। ये क्लैरियन कॉल है, ये एक कॉल है कि इमेजिन करो एजुकेशन को एज अ सेवियर और एज अ गिवर ऑफ हैप्पीनेस और वेलबींग, और उसको प्रायोरिटाइज करो। और ये मान के चलो कि बच्चों की खुशी और लर्निंग साथ साथ चल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं बच्चों को खुश रखूं या सेटिस्फाइड रखूं या मेंटली हेल्दी रखूं तो मेरी लर्निंग सफ़र करेगी। वो लर्निंग ही नहीं है जो खुशी के साथ नहीं चल रही, वो लर्निंग ही नहीं है जो खुशी खुशी से नहीं हो रही। मैं अभी आपके साथ शिवांग सर एक बात कर रहा था, एक किताब है, बिल्कुल मैं आपकी जो बात आपने रखी उसी को एंडोर्स करते हुए कहता हूँ, एक किताब है अनस्कूल्ड माइंड। वो यही कहता है कि जो हमारे स्कूलों में जिस तरह से पढ़ाया जाता है ये टोटली अपोजिट है जैसे हमारा ब्रेन फंक्शन करता है या हमारा ब्रेन जो है वो वर्क करता है। तो किताब उसी के ऊपर है कि खुशी ज़रूरी है, खुशी प्रायोरिटी है। खुशी और आपकी पढ़ाई ये कोई दुश्मन नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और खुशी जो है, हैप्पीनेस जो है, ये प्री रिक्विजिट है। तो पहले खुशी को प्रायोरिटाइज करो, लर्निंग भी हो जाएगी, एजुकेशन भी हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी। सर बिल्कुल रमेश जी ने एक्सप्लेन किया, मैं इसमें ऐड ऑन करता हूँ। जैसे रमेश जी ने कहा, डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे स्कूल वर्ड यूज़ किया, मैं यहाँ पे एक अलार्म लूँगा। ये जो स्कूल आज भारत में 14 लाख हैं, ये हमारे नहीं हैं। हम जब बात करते हैं, हम भारतीय हैं। हमारे स्कूल तो कोई गुम हो गए हैं। हमारे स्कूल वो थे जहाँ ऋषि वशिष्ठ उसी गुरुकुल में राम जी को भी पढ़ा रहे थे, और उसी गुरुकुल में निषाद राज को पढ़ा रहे थे, उसी गुरुकुल में वनवास की ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी गुरुकुल में रावण को मारने की ट्रेनिंग दे रहे थे, उसी गुरुकुल में राजनीति सिखा रहे थे। और एक उनकी जो पत्नी थी वो ममता के साथ उन लोगों को तैयार कर रहे थे जिन्होंने आगे चल के देश समाज को संभालना था। और उसी गुरुकुल में ऐसे लोग भी तैयार हो रहे थे जिन्होंने जंगल की व्यवस्था को संभालना था, प्रकृति को समझना था। वो हमारे स्कूल लुप्त हो गए, जिनको वापस ढूंढने की ज़रूरत है। और वो इसलिए लुप्त हुए क्योंकि जब किसी को अगर आपने कमज़ोर करना है तो उसके लर्निंग सिस्टम को आप तोड़ दो, उसके अंदर से उसकी ट्रेनिंग ख़त्म कर दो। कंप्यूटर्स में भी यही सिस्टम है। अगर किसी का कंप्यूटर आपसे हैक नहीं हो रहा है, आप उसको फॉर्मेट मार दो, उसमें नई चीज़ें डालने की कोशिश करो। तो भारत की जो सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ है उसको आहिस्ता आहिस्ता फॉर्मेट किया गया, तोड़ा गया, और अब टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसके बारे में बात हो रही है। हैप्पी स्कूल्स ही भारत का रूट है, भारत का स्कूल ही हैप्पी है। तो भारत का जो स्कूल है वो बेसिकली स्कूल नहीं है, वो प्लेस ऑफ इवोल्यूशन है, प्लेस ऑफ एडॉप्टेबिलिटी है। वहाँ से एक वाइज सोल इंटरेक्ट करती है इग्नोरेंट साउल्स के साथ। जब एक बच्चा दुनिया में आता है, उसकी पास्ट मेमोरीज़ को हम लोग असर्टन नहीं कर सकते हैं, उसकी नई मेमोरीज क्रिएट हो रही हैं। तो ये बाई चॉइस लिया गया एक प्रोफेशन है, एक आइडेंटिटी है। और टीचर हमेशा से स्ट्रॉन्ग था, है नियम कह सकते था। वो इतना ताकतवर था भारत की सिविलाइजेशन में कि सत्ता परिवर्तन करने में उसकी योग्यता थी। वो किसी चंद्रगुप्त को, मौर्य वंश को उठा के राजा बना सकता था। बिल्कुल। तो वो लेकिन राजा खुद नहीं बनता था क्योंकि उसकी चॉइस नहीं थी। जी जी जी। ये है जिसकी बुक ये इशारा करती है कि चाणक्य को खुशी मिली चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना। जी जी। और चंद्रगुप्त मौर्य का उसने वर्ण नहीं पूछा। ये है भारत की संस्कृति। जो आज के पॉलिटिशियंस सो कॉल्ड बात कर रहे हैं, भारत को डिफाइन कर रहे हैं, यहाँ कास्टिज्म है, यहाँ पे रिजर्वेशन की ज़रूरत है, तो मुझे बताएं चाणक्य ने किस रिजर्वेशन को देख के चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने के लिए चुना? उसकी एलिजिबिलिटी देखी। उन्होंने देखा वो जंगल से जा रहे थे, एक बच्चा अपने दोस्तों के साथ बैठा है और वो राजा बनने की एक्टिंग कर रहा है। तो उनको लगा इसमें स्पार्क है, इनमें कैपेसिटी है, तो उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया और उसके मामा जी की चॉइस के अगेंस्ट पैसे दिए
कि जो तेरा खर्चा इस पे हुआ है, क्योंकि चंद्रगुप्त के मौर्य के पिता नहीं थे उसके साथ, तो उसको साथ ले गए और उसकी माँ को कमिटमेंट की कि मैं इसको इसका बिहार, जिसको उस टाइम की पाटलिपुत्र का राजा बनाऊंगा। जी जी। तो रमेश जी की जो बुक है ये उसी तरफ इशारा कर रही है कि हमें बैक टू रूट्स जाके स्कूलिंग को री इन्वेंट करना है, और वो जो हैप्पी स्कूलिंग कहीं गुम हो गई उसको वापस लाना है। और जो फॉरेन ऑथर्स हैं, पहले उन्होंने ये स्कूल आया 100-125 साल पहले कंसेप्ट लाया, फिर उनको समझ आया कि हम तो गलत कंसेप्ट ले आए, हमने तो बाइबल पढ़ाने के लिए लाया था डंडे मार मार के, हमारे पास तो और कुछ था ही नहीं, हमने एक चमत्कार वाली बुक सिखानी थी। मुझे कोई दो राय नहीं है बोलने में, क्रिटिसिज्म करने में। भारत की बुक्स की कोई इस किस्म की हमारे पास सिस्टम ही नहीं है। ये मेंटल अडॉप्टिबिलिटी का सिस्टम है कि आपको कोई चीज़ मेमोराइज करनी है, फिर वो आप सोच सकते हो रैंडमली, आपको कोई रेफरेंस नहीं चाहिए कि आपको कोई बुक चाहिए, खोलना है, पेज पलटना है, फिर देखना क्या लिखा है। आपको श्लोकों में नॉलेज ले जानी है, उसकी पोइमें, उसके सॉन्ग बनाने हैं और उनको रिसाइड करते रहना है अपने मन में। आपको ऑटोमेटिकली कभी ना कभी उसके साथ एक कनेक्ट बनेगा और अंडरस्टैंडिंग में चले जाएगी वो बात, तो हैप्पीनेस हो गई, खुशी मिल गई। लेकिन जब आप उसको जजमेंट के तौर पे ले आए, जब आपने उसको वेस्ट ने जिस तरीके से उसको डेवलप किया और वेस्ट ही उसका एक ठेकेदार बन गया, और उस ठेकेदार ने फिर खुद ही अपने आप को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया, और जब वो अपने आप को क्रिटिसाइज कर रहा है तो हम भी कह रहे हैं जी हमारे स्कूलों में प्रॉब्लम है। हमारे स्कूलों में प्रॉब्लम नहीं है, वेस्ट से आए हुए इन फैंसी में बने हुए इन एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है। अब हम भारत के लोग वापस अपनी रूट्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कारण है डॉक्टर मेज जैसे लोग, जिन लोगों ने मेहनत की, हार्डवर्क किया और हमें ये जगाया कि स्कूल्स नीड टू बी हैप्पी, और वो स्कूल्स हैं भारत के स्कूल्स। क्या कहेंगे रमेश जी इसके बारे में आप? जी शिवांग सर, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही कि आज जैसे कहते हैं कि ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, तो खैर वाइन का तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं यूज़ करूँगा, बट क्या हम देखते हैं कि आपने गुरुकुल्स की बात की, तो गुरुकुल में जो सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट था वो तो मेंटरशिप का था। वहाँ पे टीचर नहीं थे, वहाँ पे मेंटर थे। वहाँ पे कॉन्सेप्ट था पंचमे कोशा, वहाँ पे पूरा ध्यान था उस स्पिरिचुअल नॉलेज का कि अन्न में कोशा, मनो में कोशा, प्राण में कोशा, विज्ञान में कोशा, आनंद में कोशा। तो जिस गुरुकुल का आधार ही इतना होलिस्टिक है, तो वो कौन कौन सी डेवलपमेंट कराएगा? वो सिर्फ इंटेलेक्चुअल या बौद्धिक विकास पे क्या वो निर्भर करेगा? नहीं, वो हर उस पक्ष को टच करेगा जो एक संपूर्ण विकास के लिए ज़रूरी है। मेंटरशिप है। एक और कॉन्सेप्ट है, जॉन हैडेट, एक नई किताब है, वो कहते हैं द एंग्शियस जनरेशन, कि आज की जनरेशन एंग्शियस इसलिए है, एक तो डिजिटल वर्ल्ड है और दूसरा वो फिजिकल हार्डवर्क नहीं करते। अब आप पीछे चले जाएं, भगवान राम भी जब गुरुकुल में जाते थे तो उसमें लकड़ियाँ चुनना, उसमें पसीना बहाना, वो सारी चीज़ें जो फिजिकल एक्सर्शन थी, दैट वाज पार्ट ऑफ लर्निंग। तो मतलब वो एंग्शियस नहीं थे, उनको वो फिजिकल एक्सर्शन भी थी, उनको कोई डिजिटल टेक्नोलॉजी का आभास नहीं था। फिर आपने कहा मंत्रोच्चारण हमारा जो था वो भी एक इंटरवेंशन थी। और बहुत बड़ी बात जो आपने कही, इंक्लूजन, जिसको हम कहते हैं कि किसी भी का सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जो कि डिप्राइव्ड हैं, तो आपने खुद ही इंक्लूजन की एग्जांपल दे दी कि किस तरह से वो इंक्लूसिव चीज़ें थी। तो मुझे लगता है इसके अलावा भी जो चीज़ें आज वेस्टर्न वर्ल्ड से आ रही हैं, जैसे माइंडफुलनेस, मतलब ध्यान, अब एक कोई चीज़ें, तो ये चीज़ें देवर पार्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन, देवर पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आत्मज्ञान, सेल्फ अवेयरनेस। अब ये थोड़ी सी पॉलिश होके जब इंग्लिश के वर्ड्स ऐड करके आ रही हैं तो हम उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो मैं आपकी बात के साथ बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर रूट्स पे हम चले जाएं तो रूट्स पे हमें इंक्लूजन भी मिलेगी, रूट्स पे हमें माइंडफुलनेस या ध्यान भी मिलेगा, रूट पे हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट मिलेगी। तो यही जो थे पिलर्स थे हैप्पीनेस के, और मुझे लगता है कि इनसे दूर जाके कहीं ना कहीं हमें एक अनहैप्पीनेस का एक आभास हुआ है। और जो मार्केट ड्रिवन, इंडस्ट्री ड्रिवन जो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको हम एजुकेशन इंडस्ट्री का नाम देते हैं, जब वो आए
तो कहीं ना कहीं उसने अनहैप्पीनेस को, उसने एक मैड रेस को, उसने एक कंपटीशन को, कट थ्रॉट कंपटीशन को जन्म दिया, जिसकी मुझे लगता है ज़रूरत नहीं थी। तो अगर हम बैक टू रूट्स जाएंगे, जैसे बहुत सारे मिशंस हैं, रामकृष्ण मिशन देखो चल रहे हैं, आर्ट ऑफ लिविंग वाले अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनकी सुदर्शन क्रिया है, सुदर्शन क्रिया के अलावा राजयोग मेडिटेशन। तो ये हमारे जो इंडिजिनस सिस्टम्स हैं, अगर इनकी प्रैक्टिसेस भी अगर हम अपने डे टू डे रूटीन में लाएंगे तो डेफिनेटली हमारे बच्चे खुश भी रहेंगे, और वो फिलॉसफी की भी अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें एक खुशी का आभास होगा, और लर्निंग हमारी जो रियल लर्निंग। डॉक्टर साहब, आपकी बुक में मैं पढ़ रहा था, उसमें एक चीज़ आपने कहा कि कॉम्पिटिटिव जो रेस लगा दी जाती है टू अचीव सम गोल, उसके बारे में आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मेरी भी ऑब्जर्वेशन यही है कि स्टेट जो हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं, उनको भी ये बुक्स मुझे लगता है आपको भेजनी चाहिए। जी जी। क्योंकि जो NTA नाम की एक एजेंसी लाई गई, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जी सर। ये बेसिक जो हमारे भारत की एजुकेशन का सऊल है, ये उसको सऊल तो बढ़ती नहीं है, बट उसको ये, इसको हम ये कह सकते हैं डिस्टॉर्ट तो कर रही है। जी जी। बिकॉज उस NTA को इतना ग्लैमराइज कर दिया गया, उसके सक्सेसिस को, कि जो बेसिक थिंकिंग है वही ख़त्म हो गई। किसे मैं बोल रहा हूँ कि एक एनालिसिस किया गया, 23 लाख बच्चों ने नीट का पेपर दिया, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर दिया, जी जी। और पेपर डाला गया, जिसमें से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज हुआ, 2 क्वेश्चन उनको भी ये बोलना पड़ा कि रिलेवेंट कर दो, क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेशनलों से भी ये क्वेश्चनों के ऊपर राइट आंसर नहीं आया, डबल राइट आंसर आ रहे थे। मतलब 45 क्वेश्चन बनाने थे, उनमें भी 45 क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं किए गए उस तरीके से। दिस शोज कि व्हाट टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम वाज मेड। और जो बच्चा टेस्ट हो रहा है उसकी उम्र 16, 17, 18 साल है, जो अभी साइंस का इन्फेंसी स्टूडेंट है। जी जी जी। और उसको चेक किया जा रहा है टू मेक हिम अ डॉक्टर। मेरा ये एक एक्सपीरियंस, मैं मानूँ 28 साल का एक्सपीरियंस है, कि जो लर्निंग है वो इस तरीके से पुश करके, पुल करके, फोर्स करके कराने से हम आने वाले समय के जो रिसर्चर्स हैं उनको शायद इसी प्रोसेस में ज़ाया कर रहे हैं, उनकी क्रिएटिविटी को एग्जॉस्ट कर रहे हैं, उनके ब्रेन को तका रहे हैं। जी जी जी। और नंबर ऑफ 23 लाख का जब आप एनालिसिस करोगे, डाटा अवेलेबल है, आप जाके देखें। NTA ने वो डाटा नहीं निकाला, लेकिन हमने अपने सोर्सेज से पता किया और डॉट्स जोड़ के पता लगा 350 नंबर लेने वाले टोटल बच्चे कितने थे 23 लाख में से? वो थे लेस देन 3 lakhs। और 400 तो बड़ी बात की दूर है कि अगर हम ये माने, बाकी कितने थे? 19 लाख के करीब बच्चे थे जिनसे 150-200 नंबर भी नहीं लिया गया। जी। इट मीन्स कि 720 में से जो पढ़ाया गया, तैयार किया गया, जो पूरा सेक्टर लाखों करोड़ की इंडस्ट्री बन चुका है, जो कभी कोई चाय वाला, केमिस्ट्री वाला, बायो वाला बन जाता है, कोई अपनी बायोपिक्स के लिए मार्केटिंग के लिए मूवीज़ बनाते हैं, NTA उनको एंडोर्स कर रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बैठे हुए लोग उनको अब्जॉर्ब कर रहे हैं, उनको पुश कर रहे हैं, बिकॉज एक स्कूल गवर्नमेंट को लायबिलिटी लगता है, 14 लाख स्कूल के टीचर लायबिलिटी लगते हैं, और ये उनको एक असेट लगता है, बिकॉज यहाँ से GST आता है। जी। 23 लाख बच्चा जब फॉर्म भरता है तब भी GST देता है, 23 लाख बच्चा जब तैयारी करता है तब भी GST देता है, लेकिन जब 26 करोड़ बच्चा स्कूलों में पढ़ता है वो टैक्स कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। उल्टा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट का 1 लाख करोड़ का ग्रांट दिया जाता है। हैप्पी स्कूलिंग तो ये खुद ही खत्म कर रहे हैं ना। जब NTA एक एग्ज़ाम लेगा जिसमें रिजेक्शन 99% है, तो उसका एक प्रोसेस होना चाहिए कि वहाँ पे अपेयर ही उन लोगों को कराया जाए जो जेन्युइन तरीके से डॉक्टर बनने को परस्यू कर रहे हैं। राइट सर, राइट। इंस्टेड ऑफ कि आप उनको एक सोशल टैबू बना दो। जैसे मैरिजेज में हमने, शादी का पर्पस है 2 लोग एक दूसरे को पसंद करें, एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहें और अपनी फैमिली को समाज का पार्ट बनाना चाहें। उसमें टिक्की का स्टॉल है, फलानी रोटी है, फलाना, ये मैटर नहीं करता है। लेकिन जब आप रेस में किसी गरीब आदमी को डाल देते हो तो वो अपना घर बेच के भी उसमें स्टॉल लगाता है। जी जी। पर्पस फेल हो जाता है। इसी तरह एक बच्चा जब वो 11th-12th पास करता है या 11th में जाता है, तुम डॉक्टर बनो, तुम नीट करो, तुम जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम करो, 30-40 लाख बच्चे इस देश के एक लाइन में खड़े हो जाते हैं रिजेक्ट होने के लिए। उससे बेटर था हमारे पास IIT है, के नीचे ITI भी है,
पॉलीटेक्निक भी है, लाखों स्टूडेंट्स वहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को खुशी खुशी परस्यू कर सकते हैं। जी कोई इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी बन सकता है, जी लेकिन किसी को डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनाने के लिए एक थ्योरेटिकल पेपर एमसीक्यू का ले लेना, जिसका टफनेस लेवल इसलिए बढ़ाया गया क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गया, जी और फिर एक ही दिन में पेपर लेना है, जी जी तो मशीनरी चाहिए, 23 लाख, बड़ी मेहनत एक्सरसाइज है। जी। तो अब इवेल्युएशन करना पर्पस नहीं ना रहा टेस्टिंग का, जी नहीं, एलिजिबिलिटी सीख करना पर्पस नहीं ना रहा, एग्जाम कंडक्ट करना एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस बन गया। तो तभी उसका कारण हुआ कि एक क्वेश्चन गलत आया, कोर्ट ने ऑर्डर किया बताओ जी इस पर आंसर क्या अप्रोप्रिएट है, उन्होंने कहा यार इसका अप्रोप्रिएट आंसर बने, तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम हुआ फिर। राइट। तो यहाँ से हम जैसे लोग इंडिकेशन पकड़ते हैं कि हैप्पी स्कूलिंग की, हैप्पी स्कूल की ज़रूरत है आपकी बुक की उनको, कि हमारे पास ये जो 26 करोड़ बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये वर्ल्ड के लिए ह्यूमन रिसोर्स है। राइट। यहाँ से हम लोग वर्ल्ड को फैक्ट्री के एफिशिएंट वर्कर दे सकते हैं, सुपरवाइजर दे सकते हैं, रिसर्चर दे सकते हैं, पॉलिटिशियन दे सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप नहीं देंगे क्योंकि वो हैप्पी स्कूल से नहीं आया, वो अनहैप्पी स्कूल से आया। राइट। उनकी स्कूलिंग अनहैप्पी हुई है कि वो 80 साल का होके भी अपनी हैप्पीनेस ढूंढते वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी बन गया, वर्ल्ड का वेल्थिएस्ट आदमी बन गया, मैरिज उसने 3-4 कर ली, फिर भी वो अनहैप्पी है क्योंकि उसकी स्कूलिंग अनहैप्पी हुई है, जो आपका ये जो बता रही है। तो हम कम आपकी बुक पढ़ने के बाद भारत के स्कूलों को तो बचा ले। व्हाट डू यू से? सर आपने बहुत गहरी बात कही। मुझे भी ये सवाल बड़ी, जब मैं करता हूँ ना हैप्पी की बात, तो मुझे भी यही सवाल आता है कि सर आपके हैप्पीनेस के चक्कर में तो बच्चे नीट कैसे क्वालिफाई करेंगे, आपके हैप्पीनेस के चक्कर में बच्चे जेई कैसे क्वालिफाई करेंगे, कि जब उनको माइंडफुल कराते रहेंगे, ध्यान कराते रहेंगे, तो ये तो छूट जाएगा। दूसरी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, हम बोस्ट करते हैं कि आईआईटी इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड, तो एंड इट इज अ रिजेक्शन टेस्ट। वो हम बड़ी मतलब वी बोस्ट इट, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है ये। आप तो साइकोलॉजिस्ट हैं, दिस इज इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, प्रायोरिटी। राइट। दूसरा आपने जो बात कही कि एक ऐसा एग्जाम, सपोज आप आर्मी ऑफिसर जब आप लेते हैं ना सर, आर्मी ऑफिसर आपने बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, पहले रिटन टेस्ट के बाद उसका 4-5 दिन का इंटरव्यू चलता है, जिसमें उसका फिजिकल टेस्ट होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, इंटरव्यू टेस्ट, उसको हम बोलते हैं सिलेक्शन सेंटर्स, है ना। तो हमारा असेसमेंट सिर्फ पेपर पेंसिल टेस्ट बेस है, बट इससे बड़ी सारी, जैसे आपने कहा ना, जनता जो है वो कितने % बच्चे थे जिनका एप्टीट्यूड था टू बिकम डॉक्टर्स, या जितनी इनकी रॉट लर्निंग थी बड़ी शार्प, या जो जिन्होंने अपने ब्रेन को एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट करके, एज पर योर वर्ड्स, तो उन्होंने वो किया, बट एक मेजर चंक जो है वो डिमोरलाइज्ड, लो मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा, डिप्रेस्ड, लाइव एग्जांपल दूंगा, अभी आते हैं सर उस पे, तो वो रह जाता है। तो सरकार धीरे धीरे प्रयास कर रही है, जिसमें एक है एनईपी के अकॉर्डिंगली इन्होंने कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन स्टार्ट की है। तो होपफुली एनटीए और जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, जो क्रैमिंग या रॉट लर्निंग नहीं, जो कि स्किल चेक करेगा थ्रू डिफरेंट मैथड्स करेगा, जैसे आपने खुद ही हिंट दे दिया कि एक दिन नहीं मल्टीपल। दूसरा, बच्चों का बड़े अर्ली लेवल पे उनका एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाएगा, उसके लिए भी सरकार ने कोशिश की है, उसको बोलते हैं होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। एचपीसी के तहत बच्चे को इन्होंने फाउंडेशनल से ही स्टार्ट करा दिया है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। मैं आपसे भी कहूँगा कि वो एचपीसी के थ्रू ज़रूर करें, तो होपफुली कि बच्चे के एप्टीट्यूड को बड़ी अर्ली लाइफ में देखना और फिर उसको नर्चर करना कि यार डॉक्टर बनने वाले ये हैं, बाकी वालों को आर्टिस्ट बना दो, कईयों को खुला छोड़ दो यार, खुद कुछ बन ही जाएंगे। छोड़ दो मेरा ये है कि जब मैं 99 में एक्टिव हुआ स्कूलिंग में, मुझे लगता है कल की बात है, बट देखें 26 साल हो गए, 27 साल हो गए, मैंने अपने स्कूल के अंदर एसपी स्मार्ट स्कूलिंग सिस्टम के अंदर एक बुकलेट तैयार की, उसका नाम डाला स्टूडेंट्स एनुअल अचीवमेंट रिपोर्ट। जी, उसमें हमने वीकली मंथली रिपोर्ट्स डालना शुरू कर दी, डेली ऑब्जर्वेशन डालना शुरू कर दिया। आज एनईपी ने जब एंडोर्स किया, मुझे खुशी हुई कि हम माइक्रो असेसमेंट एनालिसिस कर रहे हैं 99 से, आप करते थे। और मेरे पास आज कोई 20,000 फाइलें पड़ी हैं बच्चों की, जिन फाइलों को मैंने संभाल के रखा है कि कभी कोई इंसान ये काम करेगा, कोई इंस्टीट्यूशन करेगा, मैं पीएचडी करने के लिए वो फाइलें सारी दे दूंगा, पढ़ो देखो। जो बच्चे आज यूपीएससी क्वालिफाई करके हमारे सिस्टम से गए हैं उनका बिहेवियर भी चेक करो, जो बच्चे कोचिंग सेंटर से आए उनका बिहेवियर चेक करो, आपको बिहेवियर में एक एंडोरेंस में फर्क दिखेगा। बिल्कुल। देखें क्या, जैसे आपने कहा कि उन्होंने कहा
कि नीट के पेपर को क्वालिफाई कैसे करना है। मैं आपको ये बताता हूँ, मेरे पास जो बच्चे आते हैं मुझे बोलते हैं सर डॉक्टर बनना है। मैं कहा बिल्कुल बनो, पहले एक काम करो, 2-3 दिन हॉस्पिटल जाओ, किसी डॉक्टर को काम करते देखो। ये मैं बात करूँ 11th-12th के बच्चों की। उल्टी मारते हुए देखो पेशेंट्स को, सुसु पट्टी हाथ में करते हुए देखो डॉक्टर को कोविड के पेशेंट हैंडल करते देखो, इन्फेक्शन वाले पेशेंट हैंडल करते देखो, उसको सीजर पकड़ते देखो, उसको जो उसके इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सर्जरी वो पकड़ते देखो, अपनी हाथों को देखो। अगर तुम्हें ये इंटरेस्ट पैदा हो रहा है कि आई वांट टू ट्रीट दिस बॉडी, तुम्हारे अंदर एक ख्वाहिश पैदा हो रही है, तो तुम्हें डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप फ्रेशर पार्टी मेडिकल कॉलेज की देख रहे हो, अगर आप उनका ग्लैमर देख रहे हो, आप कोचिंग सेंटरों के बोर्डों पे टंगे हुए फोटो देख रहे हो, तो आप डॉक्टर नहीं बनना चाहते हो। जी। आप एक ग्लैमराइज प्रोफेशन में जाना चाहते हो, तो आपका एंड जो होगा वो एक स्कैम ही होगा। जैसे अब मैंने आपको रोका, इसलिए मैंने एग्जांपल दी। मेरे पास हफ्ते 10 दिन से मैं मेडिकल श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज के ऊपर काम कर रहा था। कुछ डॉक्टर्स के साथ इंटरेक्शन का मौका मिला। डॉक्टर से लड़ रहे हैं। कारण क्या है? इसका पैकेज ज़्यादा है, मेरा पैकेज कम है। इसने मैनिपुलेट किया, आई एम अ गुड डॉक्टर, यू आर अ बैड डॉक्टर। वो डॉक्टर्स हैं, मतलब जैसे आप PhD डॉक्टर हैं, वो साबित कर चुके हैं। हम हैं ही रिसर्चर हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो भी छोटे नहीं, PG प्लस स्पेशलाइज्ड, सुपर स्पेशलिस्ट। कंप्लेंट्स दे रहे हैं, एक दूसरे की चिट्ठियाँ दे रही हैं। तो मेरा एक सब्जेक्ट है कि मैंने बच्चों को गाइड करना है। तो मैं देख रहा था इस प्रोसेस में कहाँ कारण है इस नीट जैसे एग्ज़ाम का, बिकॉज उन्होंने एक एग्जॉस्टेड ब्रेन से क्वालिफिकेशन ले ली। अब उनको समझ आ रहा है इतना थक के यार 2 लाख रुपया महीना मिल रहा है, ये तो बड़ी नॉर्मल सैलरी है, प्रोफेसर को तो 4 लाख मिलता है। अब वो उसको लेने के लिए ग्रीडी तरीके से एक्सपेंसिव करते जा रहे हैं ट्रीटमेंट को, जो कि गवर्नमेंट का मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे एजुकेशन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वैसे हेल्थ भी है। अब इनमें कहीं ना कहीं आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा पेरेंट्स को कि उन मोटिवेटर्स का रोल है जिन्होंने जो जिसको बोलते हैं ना एलिजिबल साउल्स थी टू बिकम डॉक्टर्स, उनको चूज कर लिया प्रोसेस ने। एंड नाउ दे आर हैविंग all the reason to earn money and no reason to practice a medical profession with empathy. Yes, sir. तो मेरा ये एक सुजेशन होगा आपकी इस बुक के साथ कि अगली बुक आप इस पे करें कि हाउ वी कैन गिव व्हाट इज रिक्वायर्ड टू दिस सोसाइटी। टीचर वो बने जो टीचर बनना चाहता है, डॉक्टर वो बने जो डॉक्टर की प्रैक्टिस से खुश हो रहा है, प्रोफेसर वो बने जो प्रोफेसर की प्रैक्टिस से खुश हो रहा है, इंजीनियर वो बने जिसको मशीनों से प्यार है, पॉलिटिशियन वो बने जो सोशल वर्क को देख के खुश हो रहा है, इलेक्शन जीत के खुश नहीं हो रहा, कुर्सी पे बैठ के खुश नहीं हो रहा। तो वो सारा प्रोसेस जो था जिसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है भारत की सिविलाइजेशन में था, एक आदमी जो बनना चाहता था उसको कोई नहीं रोक रहा था। श्री रविदास जी को हम सेंट मानते हैं भारत की सिविलाइजेशन में, कबीर को संत माना, बिल्कुल माना, उनकी टीचिंग्स पे काम किया जा रहा है। ओशो जैसा एक्सपर्ट आदमी को भी रिसर्च में डाला गया। इंसान की सारी जो नेचुरल डिजायर्स हैं उसके टेम्पल बना के बताए गए कि इट इज नथिंग, कैथोलिक्स की तरह इसको टैबू मत मानो, दिस इज अ प्रोसेस, दिस इज अ डिजायर, दिस इज अ सिस्टम, यू हैव टू कंट्रोल इट। तो मेरा ये एक रहेगा, हैप्पी स्कूल इज अ फाउंडेशन बुक, इट हैज टू गो मैनी एडिशंस, मैनी अपग्रेड्स। तो अगला अपग्रेड आप इसमें करें, हाउ अ पर्सन कैन हैप्पी करियर्स, नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मैं उस पर काम थोड़ा कर रहा हूं, तो आप आ जाएंगे तो ऐड ऑन हो जाएगा। शिवांग सर, ये आपसे ही प्रेरणा मिली है। देखिए, जो आपने पहली बात कही, तो जब हम करियर काउंसलिंग करते हैं ना, तो ये सेम प्रोसेस हम कहते हैं उसको हम कहते हैं कि उस जॉब का, फौज का बॉर्डर पे जाके देखो, IIM में नहीं देखो, है ना। हम भी कहते हैं, मेरे छोटे भाई को मैं लेके गया था मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल में सारे दोस्तों से मिलाया, तो तब मेरे घर वाले नाराज़ हुए थे कि तू डीमोटिवेट उसको कर रहा है। बट यही है कि आपने जो आपकी जो कोर बात के निकल के आई है कि एप्टीट्यूड बेस्ड करियर सिलेक्शन, है ना। जैसे मैं बोलता हूँ सचिन तेंदुलकर इंटेलिजेंट है, कल एक टीचर ने बोला कल कि नहीं सर वो पढ़ाई में इंटेलिजेंट नहीं था, है ना। अब एक हार्वर्ड गार्डनर हैं हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने कहा है कि 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, है ना, जिसमें उन्होंने कहा लॉजिकल मैथमेटिकल 1 है, वर्बल 2 है, बॉडली काइनेस्थेटिक 3 है, इंटरपर्सनल 4 है, इंट्रापर्सनल 5 है, नेचुरलिस्टिक 6 है। तो हमने सिर्फ 1 पे असेसमेंट की, 1 पे सिलेक्शन की, तो अब बताओ वो माइंड एग्जॉस्ट होगा या नहीं होगा। दूसरी बात, एक तो प्रिपरेशन में एग्जॉस्ट हुए हम, दूसरा एग्जॉस्ट हम हुए उस प्रोसेस को करने में। और
बड़ी एक और सिग्निफिकेंट, मैं अदर देन कि एप्टीट्यूड बेस्ड करियर सिलेक्शन के अलावा मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ, वो ये है कि नो टाइम लेफ्ट फॉर लाइफ स्किल्स। आपको उस ट्रेनिंग ने इतना उलझा दिया कि जीवन के जो असली चैलेंज जैसे ही सामने आए तो आप क्रम्बल डाउन हो गए। आप डेथ रेट भी कोई मुझे बता रहा था यूएस में डॉक्टर्स का, तो वो जो स्ट्रेस, वो जो लाइफ स्किल, कहीं ना कहीं जो हाईली प्रोफेशनल लोग हैं वो पीछे रह जाते हैं, बिकॉज दे गेट लेस टाइम टू फेस द लाइफ नेकेड, जिसको हेड ऑन लाइफ कहते हैं। तो बिल्कुल बली भांति। और एक और चीज बताऊं, करियर इनडिसिसिवनेस, कोर्सेज या अपने जो सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन जो है, इनकी चॉइस, इट इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस और अनहैप्पी स्कूलिंग। तो एप्टीट्यूड बेस्ड करियर सिलेक्शन ना होना या एप्टीट्यूड बेस्ड सब्जेक्ट सिलेक्शन ना होना एक स्ट्रेस का कारण है, मेंटल इलनेस का कारण है। तो 100% मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि प्रॉपर करियर गाइडेंस और एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड मोटिवेटर बेस्ड करियर सिलेक्शन जो होगी वो हैप्पीनेस या हैप्पी स्कूलिंग के लिए एक बहुत बड़ा पिलर साबित होगी। और नेक्स्ट बुक का मैं टाइटल भी दिमाग में आ रहा था, माय इनर कॉलिंग, तो मैं वो सोच रहा था, आई एम ऑलरेडी ऑन द जॉब। हैप्पी करियर्स। जी जी जी। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर साहब ने बताई, और मैं इसमें अपने लोगों को ऐड ऑन करूंगा। डॉक्टर साहब ने बताया हैप्पी करियर्स के बारे में, और आगे चल के वो भी आएगा। डॉक्टर साहब एक चीज़ क्लियर कर देते हैं हम दोनों मिलके, बिकॉज हम दोनों एलिजिबल है बात करने के लिए, और पेरेंट्स को हमारा सुनना भी चाहिए। जी जी जी। बच्चा लर्नर हर स्टेज में, इन्फेंसी में होता है, फिर उसको लर्निंग में आता है, फिर वो मास्टरी करता है। ट्राई टू बी नॉर्मल, ट्राई टू बी एवरेज। कैसे क्या मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये पैरामीटर्स है ना 100%, 90% बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एक दौर चला, फैशन चला, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी। भगवान ने शरीर दिया, ईश्वर ने साउल दी, ये कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, सिस्टम नहीं बना सकता उनको, उसको नेचुरली बिल्डअप होने दें। क्योंकि इंटेलिजेंस भी अभी एक अंडर सब्जेक्ट रिसर्च है, एप्टीट्यूड एटीट्यूड भी रिसर्च का सब्जेक्ट है। अभी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हम लोग फोर्सफुली कॉन्स्टेंट्स नहीं लगा सकते, बिकॉज अभी वो प्रूवन रिसर्चेज नहीं है। तो पेरेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे आप खुद हैं वैसा ही अपना बच्चा देखें। डोंट ट्राई टू, हाँ दादा दादी नाना नहीं देख लें, मतलब फर्स्ट जनरेशन आगे पीछे कजन्स देख लें, उनके जैसा ही बनेगा। अगर एक भी उसमें जीनियस है तो प्रोबेबिलिटी है जीनियस होने की। जीनियस की डेफिनेशन ये होगी, द पर्सन हु इज क्रिएटिव। जो जीनियस से भी ऊपर है वो क्रिएटिव है, बिकॉज क्रिएशन करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउल, जिसको हम परमपिता परमात्मा बोलते हैं, क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, सृजन का। अब ये नाम डालने से हम किसी को सृजन करना नहीं सिखा सकते, ये इवोल्यूशन है साउल की। तो नेचर ने हमें ये बताया जो सब कुछ क्रिएट कर सकता है वो है ऑलमाइटी गॉड। और अगर कोई इंसान आपको दिख जाता है वो क्रिएटिविटी से कोई काम कर रहा है और उसको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, पावर मिल रही है, गॉड को भी मिल रही है। आज ईरान इराक तो गॉड की वजह से लड़ रहे हैं, क्रिएटिविटी की वजह से उसकी। उसको कॉपी नहीं कर सकते आप, उसके जैसा आप नहीं बना सकते, वो नेचुरल बनेगा। आप उसका सबऑर्डिनेट बना सकते हैं, फॉलोअर बना सकते हैं, उसका एक फॉलोअर बन के उसका सुख ले सकते हैं कि किसी ने पहली बार एक मूर्ति बना ली, हमने उसकी मल्टीपल कॉपीज बना दी तो हमें उसका एक सुख मिल गया। शायद पैसे भी उससे ज़्यादा मिल जाएंगे, रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन वो जो क्रिएटिविटी हम फोर्सफुली बनाने की कोशिश करते हैं, ट्रेनिंग देंगे वो क्रिएटिव हो जाएगा, आपको पहले उसका मेमोरी स्टोरिंग बनाना पड़ेगा। फिर कब आपकी मेमोरी स्टोर क्रिएटिविटी में आपको ले जाएगी पता नहीं लगेगा। और क्रिएटिविटी की जो हम बोलते हैं ना डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, वो किसी के साथ नहीं हो सकती। इट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री कंपैरिजन की। तो कंपैरेटिव किसी को बोलना या क्रिएटिव बनने की कोशिश करना मुझे लगता है अनरियलिस्टिक, अननेचुरल है। लेट इट इवॉल्व। जीनियस बड़ी छोटी सी चीज़ है कि वो उसने एक्सपर्टीज बन गया किसी का। तो मैथ को लेके आपने जो बात की, मैं उसके ऊपर लॉजिक के ऊपर बात करूंगा। देखिए मैंने एक ऑब्जर्वेशन की है, मैथ लैंग्वेज है, सब्जेक्ट नहीं है। फिलोसफर्स बात करें इसके ऊपर, मुझे क्रिटिसाइज करें, मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैथ एक्सप्रेस करता है लॉजिक को इन सिंबल्स,
उसके साथ जुड़ी हुई वैल्यूज़ को, जी जितना उसको प्रैक्टिस किया जाता है उतनी लैंग्वेज के आप एक्सपर्ट बनते हैं। राइट उतना अच्छा आप लॉजिक एक्सप्रेस कर सकते हैं, उतना वो लॉजिक फिट भी बैठता है नेचर में, बिकॉज मैथ बेसिकली लॉजिक एक्सप्रेस करता है नेचर का, हाउ नेचर बिहेव्स, और वो साइंस की शक्ल ले लेती है, बिकॉज नेचर ही एग्जिस्ट कर रही है और नेचर को डिकोड करके हम साइंस बनते हैं। नेचर सोशलाइज नहीं करती है, यस और जैसे जैसे कोई चीज़ नेचर के हिसाब से चलना शुरू होती है वो सब्जेक्ट हम उसको साइंस की एम्बिट में ले जाते हैं। जैसे साइकोलॉजी जब आया, इट वाज अ सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज। यस जैसे जैसे वो रिसर्च में जा रहा है, साइंटिफिक हो रहा है, मतलब उसमें डाटा आ रहा है, मैथमेटिक्स आ रहा है, एनालिसिस हो रहा है, नेचर स्टडी कर पा रही है। जैसे नेचर ने देखा कि मधुमक्खियां क्यों चुनती हैं एक रानी मक्खी, तो अब वो एक स्टडी बन गई। नेचर पहले से ग्रुप बना रही थी, नेचर वुल्फ के ग्रुप बना रही थी, वुल्फ डिसिप्लिन में जाते थे, हमने स्टडी कर लिया जी, जी। और वो साइंस सब्जेक्ट बन गया। राइट तो अभी आप साइकोलॉजी को हम आप साइंटिफिक सब्जेक्ट बोल रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस बोल रहे हैं। ये जो ट्रांजिशंस चल रही हैं, इसमें आपका बच्चा आया है, हम जैसे बेवकूफ़ लोग, अपने आप डॉक्टर साहब तो सियाने हैं, हम जैसे तो नहीं, बैठे हैं नॉर्मल लोग। आप बुक्स लें, हैप्पी स्कूल को डाउनलोड करें, नेट से जाएं, पढ़ें और डॉक्टर साहब से बात करें कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को हम अच्छी पेरेंटिंग देना चाहते हैं, अच्छी स्कूलिंग देना चाहते हैं, अच्छी लर्निंग इकोसिस्टम देना चाहते हैं, हमें गाइड करें। तो डॉक्टर साहब आप करेंगे उनकी हेल्प हेल्प बिफोर वी गो, उसके पहले आपसे कमिटमेंट। हेल्प 100% मेरा तो ये पैशन है, मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। ये कोई मतलब मेरे लिए कोई प्रोफेशन नहीं है, दिस इज़ कॉल ऑफ गॉड या कॉल ऑफ नेचर, या शिवांग सर ने खुद ही कहा कि वी आर द चोजन वंस। ये बहुत बड़ा टाइटल इन्होंने दे दिया। तो अब चोजन वंस की एक लाइबिलिटी भी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पर एक मैं 2-3 चीज़ें आपको सब्सटेंशिएट करते हुए क्रिएटिविटी के बारे में कह दें। क्रिएटिविटी पे जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं वो कहती हैं कि बचपन में ज़्यादा होती है। तो जैसे जैसे स्कूलिंग से हम वेस्टर्न स्कूलिंग बोले आप। हाँ चलिए चलिए, तो जैसे जैसे हम एज या स्कूलिंग से गुजरते हैं तो क्रिएटिविटी डिक्लाइन होती है, नंबर 1 बात। दूसरी जो रिसर्च है वो ये कहती है कि जब तक आपका ब्रेन जो है वो हैप्पी है, आपका ब्रेन रिलैक्स्ड है, तो वो सृजन करने की ज़्यादा क्षमता रखता है, वो क्रिएटिव है। तो जब ब्रेन स्ट्रेस्ड हो गया, क्रिएटिविटी खत्म हो गई। दूसरी बात, उसकी डाइवर्जेंट थिंकिंग खत्म होगी, वो कंस्ट्रिक्टेड हो गया, वो कॉर्टिसोल हो गया। दूसरी बात। तीसरी बात जो आपने क्रिएटिविटी की कही वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्रिएटिविटी को ऐसा भी ना समझें कि आउट ऑफ नोवेयर आ जाएगी, उसके लिए प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। जो स्टेप्स हैं क्रिएटिविटी के, उसको कहते हैं हम प्रिपरेशन, इनक्यूबेशन, फिर इल्यूमिनेशन होती है, फिर उसको बाद हम उसको इवैल्यूएट वगैरह करते हैं। तो ये भी है। तो मतलब मैं जो निष्कर्ष ये निकाल रहा हूँ कि नेचुरल तरीके से पढ़ने दें, कंपेयर ना करें, माइंड को रिलैक्स रखें, अपनी अपनी राह में जाने दें। तो अपनी राह में हर कोई जीनियस है। और अगर हम इंडियन नॉलेज सिस्टम के हिसाब से बात करें तो ध्येय एक बात करते हैं, हर एक का अपना ध्येय है, तो वो अनफोल्ड करेगा। वो अनफोल्ड तभी करेगा जब आप उसको कंड्यूसिव कंडीशंस देंगे। जब उस पे आप कंडीशंस लगाएंगे तो क्रिएटिविटी किल हो जाएगी, वो कंपैरिजन में ख़त्म हो जाएगी। तो रही बात दूसरी जो हेल्प करने की पेरेंट्स को, सो आई एम देयर टू हेल्प। ये किताब अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, नोशन प्रेस कहीं से भी आप ले सकते हैं। अगेन ये किताब एक आइडिया है, आप सब ने मिल के स्प्रेड करना है, इसके ऊपर आपने अपने कमेंट्स देने हैं। ये कोई मैं प्रॉफिटरिंग के लिए मैं किताब नहीं कह रहा कि कोई किताब खरीदें, इट्स जस्ट एन आइडिया दैट स्कूल मस्ट बी अ प्लेसेस फॉर वेल बीइंग। सर आप सब लोगों की तरफ से मैं डॉक्टर साहब का शुक्रिया करूंगा जो हमारा देखेंगे ये पॉडकास्ट, और कोशिश करूंगा कि ऐसे ही जो एक सूरज है, सन्स हैं जो डार्कनेस को दूर कर रहे हैं, उनके साथ हमारी यहाँ पे इस स्टूडियो में चर्चा होती रहेगी, जिससे हम अपना दायित्व समाज के प्रति देते रहें। मिलते हैं हैप्पी स्कूल्स के रिजल्ट्स को देखते हुए, ऐसे स्कूल्स को देखने की कोशिश करेंगे जहाँ वाकई हैप्पी स्कूलिंग हो रही है। मेरी पूरी कोशिश है कई सालों से कि एसपी स्मार्ट स्कूल जो हमें दिया गया ईश्वर की तरफ से मौका है, उसके अंदर हम हैप्पी स्कूलिंग को ऑन ग्राउंड ला सके और प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। जय माता दी। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू।